हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं और इंडियन पॉलिटी को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने समझा कि किस तरह से भारत में अंग्रेज आए और किस तरह से बक्सर युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई। आपको लास्ट लेक्चर्स में हमने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट करवा दिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है कि आपको यह फाउंडेशन समझ में आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बना। जनरली किताबों में या तो संविधान सभा की शुरुआत दिखाते हैं या फिर संवैधानिक विकास, जहां से रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है, यहां से कहानी शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, ये कहां से बना, क्या है, तो उनको कंफ्यूजन ही रह जाता है और इसमें रट्टा लगाते रहते हैं। और आप जानते हैं कि किसी चीज को यदि आप रटते हैं तो कुछ ही समय तक आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमारा प्रयास है कि इंडियन पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, सभी में फैक्ट्स के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपके परिवार में या कोई और अन्य व्यक्ति किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका यूपी पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल, बीडीओ, चकबंदी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, टीचिंग की तैयारी, यूपी सुपर टेट की तैयारी, तो सभी में ये यूजफुल होने वाला है। इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ये बात आप सब जानते हैं। तो प्लीज अगर कोई भी आपका साथी है जो इसकी तैयारी कर रहा हो तो उसको आप शेयर करिए, जिससे कि उसको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। हमारा ये भी आपसे प्रॉमिस है कि जो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, जो आपको डिलीवरी देंगे, इसमें कंफर्म है कि आप पेड कोर्सेज भी जाके देखिएगा। ये गारंटी है आपको ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं मिल पाए। ठीक है, तो हम आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं और कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं क्वालिटी के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी हमारा भारत का संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास से हमारा ये पहला लेक्चर है। संवैधानिक विकास से हमारा ये पहला लेक्चर है, ये बात आप जानते हैं। और पहला लेक्चर में ही शुरुआत हमारी जो होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने समझा था कि अंग्रेज भारत में आए, इन्होंने एक प्लासी की लड़ाई लड़ी 1757 में। इसके बाद बंगाल को कब्जे में ले लिया गया और बंगाल में गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर बना। और उसके बाद जो होगा कि एक लड़ाई और होती है, जिसमें कि ये लड़ाई पूरे भारत के सम्राट के साथ, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था, और एक बंगाल का पहले कभी नवाब हुआ करता था मीर कासिम। तो मीर कासिम और इन तीनों लोगों ने मिलकर के इन्हीं अंग्रेजों से लड़ाई की है, जिसे हम बक्सर की लड़ाई के नाम से जानते हैं। 1764 में यह लड़ाई हुई। उस प्रकार लड़ाई में जीते अंग्रेज और मिला पूरा भारत किसको? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज यहां से टैक्स वसूल करने लगे। अंग्रेजों ने इतना ज्यादा लूटपाट यहां पर कर ली कि लूट का काल भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं। और लूटपाट इतनी ज्यादा हुई कि वहां ब्रिटिश जो संसद थी उसमें विपक्ष ने यह मुद्दा उठा दिया, जैसा कि हमारे भारत में भी ऐसा ही होता अगर ऐसा है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि यदि हमारे भारत की कोई कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस हम समझ लेते हैं, रिलायंस कंपनी पाकिस्तान में जाकर के कोई व्यापार करती है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ मान करके, जो कि है भी ऐसे बेवकूफ मान करके उन पर धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करती है और वहां से टैक्स वसूल करती है। भारत में जब टैक्स ज्यादा वसूल करेगी, वहां पर अत्याचार भी करेगी और वसूल भी ज्यादा करेगी, ऐसे में बताइए क्या हमारी संसद में बवाल होगा कि नहीं होगा? विपक्ष के लोग यानी कांग्रेस या फिर अदर पार्टीज जो विपक्ष में है वो बवाल करेंगे और कहेंगे कि मोदी जी आपके शासनकाल में कोई कंपनी भारत की वहां पर इस तरह से बवाल कर रही है, उनको लूट रही है। बताइए बवाल होगा कि नहीं? इसीलिए यहाँ की मोदी की सरकार जो है वो क्या करती, एक कानून बनाती इस रिलायंस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कि वहां पर अपनी मनमानी ना कर पाए। ऐसे में सेम इसी प्रकार वहां की ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पहला एक्ट बनाया। भारत में यह कंपनी कैसे काम करेगी उसके लिए एक पहला एक्ट बनाया है। उस एक्ट का नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट और 1773 में यह आता है। ठीक है, और इसी से कहते हैं कि हमारे भारत में भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। ठीक है,
मतलब ये कहने का है कि अगर अंग्रेजों की सरकार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो चाहती तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लेती, लेकिन नहीं, लूटना फिर भी है, लेकिन लूटना कैसे है ये वहां की सरकार बताएगी, ऐसा ये एक्ट है। तो देखिए आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत से लोग शामिल थे। हमने बताया था कि 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी की स्थापना की गई थी और इसमें 217 लोग शामिल थे। इतनी ज्यादा इसमें पाउंड्स की अगर बात करें तो 30,133 पाउंड के साथ में इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और इसमें वहां के बड़े से बड़े लोग शामिल थे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, बड़े लोगों में वहां की रानी भी शामिल थी, वहां के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे। अब कोई कंपनी अगर भारत में ऐसी बन जाए जिसमें मोदी जी भी शामिल हो, अडानी अंबानी सभी लोग शामिल हो बड़े बड़े, और यह व्यापार करे मान के चलिए बांग्लादेश के साथ, तो आपको भी लगेगा भाई बांग्लादेश में ऐसा क्या है जो इतने बड़े उद्योगपति मिलकर के वहां पर एक बिजनेस करने जा रहे हैं। तो कोई तो बात है। ऐसा ही यहां के लिए था कि ब्रिटिश में इतनी बड़ी कंपनी और जो कि जिसमें बहुत सारे वहां की रानी भी शामिल थी, इन लोगों ने मिलकर के भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को भेजा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वहां की संसद एक एक्ट बनाती है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1770। एक बात और आप जानते हैं कि बंगाल में पहला जो गवर्नर बनाया गया, वो पहला गवर्नर जो था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर था। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव के बाद धीरे धीरे और भी गवर्नर्स आते हैं और लास्ट में 1772 तक हमने डिस्कस कर लिया था, वहां पर आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भी गवर्नर रहता है बंगाल का और टैक्स वसूल करता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। उसी के समय पर ज्यादा बवाल होता है और वहां की संसद एक एक्ट बना करके भेजती है, उसके एक साल बाद 1773 में भेजती है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। गारंटी रहेंगे आपसे कि इस एक्ट से कोई भी सवाल आए, यूपीएससी यूपीपीएससी किसी में भी आएगा, आपसे यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको की पॉइंट्स भी बता देंगे लास्ट में, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको की पॉइंट्स बता देंगे जिसमें कि अगर आपको चीजें ना भी समझ में आए, एक बाई चांस, हालांकि ऐसा हम होने नहीं देंगे, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो की पॉइंट्स भी आपको केवल याद कर लेना है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट तैयार हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। क्या, जैसा कि अभी हमने बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला कदम था। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जो कि आपके लिए, इंट्रोडक्शन में देखा कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पहला कदम उठाया है और इस एक्ट का नाम क्या है? द रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, रेगुलेट करने के लिए, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए? तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का नवाब उस समय पर मीर कासिम था जो कि भाग करके पहुंचा था अवध के नवाब के पास में, और उसका नाम था शुजाउद्दौला, और ये दोनों लोग भाग करके पहुंचे थे जो दिल्ली का सम्राट था, यानी भारत का जो सम्राट था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने मिलकर के एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। उसके बाद यहां पर पूरी तरीके से भारत कब्जे में आया और यहां पर कब्जे में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। ये फिलहाल वॉरेन हेस्टिंग की कहानी है, लेकिन आपसे यदि सवाल पूछ लिया जाए कि बंगाल का पहला नवाब गवर्नर कौन था, तो ऐसे में आप जवाब देंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहां पर पहला गवर्नर था। दूसरा गवर्नर अगर आपसे पूछता है, दूसरा मींस की पूछता है आखिरी गवर्नर कौन था, आखिरी मींस आखिरी गवर्नर केवल पूछे बंगाल का, तो आप जवाब देंगे वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग के समय पर ही ये एक्ट आता है और एक्ट में क्या किया जाता है कि इस वॉरेन हेस्टिंग का प्रमोशन करके इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल का एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है और हमारे प्यारे भारत में इधर का ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं बंगाल उस समय की सिचुएशन, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम बंबई, और ये वाला जो हिस्सा था इसको कहते हैं मद्रास। तो ऐसे में इसको बोलेंगे बंगाल, बॉम्बे और ये मद्रास। इन तीनों को प्रेसिडेंसी कहा गया और यहां पर भी एक गवर्नर बनाया गया, यहां पर भी एक गवर्नर बनाया गया, और यहां पर ऑलरेडी एक गवर्नर पहले से था ही।
क्योंकि आप जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद यहां पर गवर्नर था ही, लेकिन जब बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है तो इसके बाद भारत कब्जे में पूरी तरह आता है। तो एक प्रेसिडेंसी ये बनती है, एक प्रेसिडेंसी ये, और एक बंगाल प्रेसिडेंसी ऑलरेडी थी। तो ऐसे में जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया कि इनके लिए गवर्नर, इनके लिए, लेकिन इन गवर्नर्स में मेन गवर्नर कौन होगा, बॉस कौन होगा, ऐसा कैसे पता चलेगा। तो यही पता करने के लिए इन्होंने इस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। किस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया? ये था वॉरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल जो बनाया गया ये पहला गवर्नर जनरल था, लेकिन आखिरी गवर्नर था बंगाल का। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? कंफ्यूजन यदि हो रहा है तो एक बार फिर से समझिए। आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हो सकता है आपने पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखा है। अगर वो देख लिया है तो फिर श्योर है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। फिर से एक बात बता दें आपको कि पहला जो गवर्नर है, सिंपल गवर्नर बंगाल का, तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। आखिरी गवर्नर पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग के समय पर ही ये एक्ट आता है और इसके तहत इसका प्रमोशन कर दिया जाता है और ये बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। जैसे कि कोई बैंक होती है, उस बैंक में वो होता है मैनेजर, एक मैनेजर, दूसरा मैनेजर, तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे मैनेजर हैं, लेकिन हम कैसे पता करें कि इनमें से मेन मैनेजर कौन है? इसीलिए उसके ऊपर लगा दिया जाता है जीएम। किसी बैंक की बात करें या किसी कंपनी की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, किसी भी कंपनी की बात करें, किसी की भी बात करते हैं तो ऐसे में हम उसके पीछे जनरल शब्द लगा देते हैं और पता चल जाता है कि ये सीनियर है। तो ऐसा यहां पर किया गया है। तो वही बात, इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि गवर्नर जनरल जो व्यवस्था की गई है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई, जिसे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया। वही बता रहे ना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये क्षेत्र है, इन दोनों पर निगरानी रखने का काम दिया गया और अपनी पर तो पहले से वो रख ही रहा था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल नियुक्त है। तो लिखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोजीशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद द सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड। ओके, बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी देते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं कि इसी गवर्नर जो जनरल बनाया गया है, इसी के सदस्यों की कुछ नियुक्ति की गई है जो कि इसकी सहायता करेंगे। और वो सदस्य आपके कौन कौन हैं? 4 सदस्य हैं। तो याद रखना, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए गए, तो 4। ये तो बहुत फेमस सवाल है, लेकिन जब ज्यादा डेप्थ पूछेगा एग्जाम में, जैसे कि आप पीसीएस का प्रीलिम्स देने जाएं या यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जाएं या फिर किसी अन्य का मेंस देने जा रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा उनके नाम। और जहां भी आपको याद रखना है कि जहां भी 4 या 3 नाम होते हैं या 3 चीजें होती हैं या 4 चीजें होती हैं, ऐसे में एग्जामिनर ज्यादा सवाल पूछता है उससे, क्योंकि एक सवाल से उसे ये पता चल जाता है, पूरी जानकारी मिल जाती है एक सवाल से। जैसे उसने पूछा कि बताइए इसमें कौन शामिल था, तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा इसमें कौन शामिल नहीं था। तो ऐसे में वो एक सवाल पूछ करके आपसे 3 सवाल की जानकारी ले रहा है। वो मतलब एक सवाल में पूरी जानकारी चाहता है आपसे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर सवाल देगा कि उसकी जो परिषद थी, जो उसको सहायता देने के लिए बनाई गई थी वॉरेन हेस्टिंग को, तो ऐसे में उसमें कौन शामिल नहीं था। तो ये 3 के अलावा इसमें से 3 होंगे, एक कोई और दे देगा। आपको याद रखना है फिलिप फ्रांसिस है, क्लेबर है, मानसून है, बोरवेल है। अब आपको इसको याद करने में तकलीफ होगी, तो हमने इसको याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग में एक ट्रिक बनाई है। तो वो ट्रिक क्या है? देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही चालाक है, क्लेवर व्यक्ति है। क्लेवर व्यक्ति जिस समय पर मानसून आ रहा था, मानसून के टाइम पर वो फ्रांस में जाता है। मानसून के टाइम पर वो फ्रांस में जाता है और वहां पर एक तो बारिश पड़ रही है, ऊपर से वो आदमी वहां बोरिंग करता है, तो बोरवेल। हमने ये ट्रिक बनाई है, आपको इससे बेहतर लगे तो आप भी बना सकते हैं, बट इससे याद हो जाएगा कि मतलब एक कोई क्लेवर व्यक्ति है, मानसून के टाइम पर वो फ्रांस में जाता है, फ्रांसिस, और वहां पर जाकर के एक बोरवेल यानी बोरिंग करता है, पानी जो निकालते हैं जिससे वो करता है। ऐसे में उससे याद हो जाता है, इन अंग्रेजों के नाम याद हो जाएंगे। वैसे भी ये बागड़ बिल्ले याद करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, अंग्रेजों के नाम ही ऐसे होते हैं, चाहे चाइनीज नाम हो, ये हो, या फिर कोई नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति हो, साउथ कोरियन के नाम याद नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। तो नाम ऐसे सिंपल से याद हो जाते हैं, जैसे दीपक है, राजू है, ये सिंपल आपको लगते हैं। हमें इन लोगों के नाम अजीब लगते हैं, इन लोगों को हमारे नाम अजीब लगते होंगे, ये होता है। ठीक है, आगे
इसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इसी समय पर इस एक्ट के माध्यम से भारत में एक कोड बनाया गया। देखिए कहां ये लुटेरे भारत में व्यापार करने आए थे, भारत से लूट कर रहे थे, और कहां अब ये क्या कर रहे हैं, न्याय भी कर रहे हैं। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कलकत्ता में। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल कि किस एक्ट के माध्यम से बनता है, तो एक्ट है 1773 का एक्ट, लेकिन कहां पर, कलकत्ता में। लेकिन बनता कब है, 1774 में। भाई याद रखना 1774 में बनता है, बट किस एक्ट में प्रावधान किया गया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया है। देखिए आपको बता दें कि ये जो कोर्ट बनाया गया है ये एक सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता में बनाया गया है। अब भारत में जिन लोगों को समस्या होगी वो इसमें जाकर के अपीयर करेंगे, अपील करेंगे कि भाई हमारा न्याय करिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर इसने कह दिया कि आपको तो फांसी होगी, ऐसे में इसके विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी है तो उसे लंदन जाना पड़ेगा, और उसका नाम था प्रीवी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक और कोर्ट था जो कि लंदन में था, प्रीवी काउंसिल। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो अगर कोई भी केस पहले चलता है जनरली तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, इसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील की जाती है। अगर यहां से किसी को फांसी या सजा हो जाती है तो इसके विरुद्ध वो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट के बाद वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके पास कोई और उपाय नहीं बचता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी तो फांसी, लेकिन आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति कैसे क्षमा करता है ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कोई हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये एक प्रोसेस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में यहां पर अगर हम देखें तो कोई पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, यहां पर अपील कर रहा है, इसके बाद अगर इसको फिर इसके विरुद्ध अपील करनी है तो उसे लंदन जाना पड़ेगा, जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल। समझ में आ गया। पूछता है एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसके विरुद्ध जाने के लिए अपील कहां की जाती थी, तो प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, जो कि लंदन में है। अब कोई एक व्यक्ति जो गरीब है वो यहां पर उसे फांसी की सजा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लंदन में अपील करने जाएगा और चक्कर काटेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि न्याय व्यवस्था में तारीख पे तारीख चलती रहती है, होता कुछ नहीं। जनरेशन की जनरेशन निकल जाती हैं। लेकिन अब ऐसे में हम कहें कि साहब ऐसे में क्या जुडिशरी की कोई प्रॉब्लम है, नहीं। दरअसल क्या है, इतने लोग जजेस नहीं है, जजेस की संख्या बहुत कम है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फिलहाल 33 जज, 33 प्लस 1 जो कि एक हमारे चीफ जस्टिस भी हैं। तो ऐसे में इतने ही जज हैं, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा हैं, करोड़ों में केसेस हैं। तो इतने केसेस वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है पेंडिंग में। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि जुडिशरी में कोई कमी है। हमारा कहने का जो मकसद है वो ये है कि भाई बर्डन ज्यादा होने के कारण केस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो, और दरअसल क्या है, इनका एक और उद्देश्य होता है जुडिशरी में कि भाई किसी भी बेगुनाह को चाहे सजा हो ना हो, मतलब गुनेगार को सजा हो ना हो, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है तो यहां पर एक चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, और चीफ जस्टिस का एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है कि उस चीफ जस्टिस का नाम क्या है। इलीजा इम्पे, याद रखेंगे, इलीजा इम्पे उसका नाम है। ये इलीजा इम्पे यहां पर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप याद कर सकें तो चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर, ठीक है। मिस्टर है कोई और ये चैम्बर्स में बैठते हैं, और हाइड दिखते ही नहीं है। तो ऐसे में आप ट्रिक कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको इससे बेहतर लगता है तो उस ट्रिक को बनाइएगा। हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि कोई मिस्टर है, वो चैम्बर में बैठते हैं, और चैम्बर में जब बैठ जाते हैं तो दिखते नहीं है, हाइड है। तो ऐसे में ये बाकी के न्यायाधीश हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सीजे, चीफ जस्टिस है ये, ठीक है, इलीजा इम्पे। ओके, अब ऐसे में इलीजा इम्पे जब नियुक्त होगा तो जुडिशरी को यह संभालेगा, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन देख रहा है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक केस के बारे में आपको बताते हैं कि इस समय पर एक बड़ा ही जरूरी केस है जिससे एग्जाम में सवाल पूछे, और वो क्या है, नंद कुमार केस। नंद कुमार केस के बारे में बताएं कि यहां पर देखिए, ये एक जुडिशरी में, जैसे कि हमने बताया, सीजे कौन है, इलीजा इम्पे। इलीजा इम्पे यहां पर सीजे, कोई दिक्कत नहीं। इलीजा इम्पे के पास में नंद कुमार एक केस लेके आते हैं और शिकायत करते हैं कि भैया जो गवर्नर जनरल हैं, उन गवर्नर जनरल के खिलाफ, गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। उस समय पर वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल हैं, इनके खिलाफ एक केस आता है और केस की सुनवाई होती है। तो इसमें राजा नंद कुमार और घसीटी बेगम भी साथ में थी। घसीटी बेगम याद करिए कौन है,
वही जो सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का ही इसमें सहयोग होता है और राजा नंद कुमार केस होता है। ये केस जो होगा वो दरअसल इस बात के लिए है कि राजा नंद कुमार कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का जो क्षेत्र का जो नवाब है, लेकिन वो नवाब छोटा है, बच्चा है, मतलब फादर नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए हैं, इसीलिए छोटा बच्चा जो है नवाब बना हुआ है। और इसी नवाब को संरक्षण देने के लिए, बच्चे को संरक्षण देने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने उनसे कुछ पैसे मांगे कि माता से, तो घसीटी बेगम है और ये कंप्लेन करते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसकी मां से पैसे मांगे हैं वॉरेन हेस्टिंग ने, और पैसे मांगे हैं 3 लाख रुपए। इस बात के लिए कि या तो 3 लाख रुपए दीजिए और आपका बच्चा अब शासन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप 3 लाख नहीं देते हैं तो हम आपके बच्चे को हटा देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा, एक महिला नहीं चला पाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इस बात की यहां पर एलिजा इम्पे से शिकायत करते हैं, केस आता है राजा नंद कुमार। नंद कुमार अपील पे अपील किए जा रहे हैं और केस चलता है। सुनवाई होने के बाद डिसीजन आता है कि एलिजा इम्पे पूछते हैं राजा नंद कुमार से, ये बात आपको कैसे पता है? राजा नंद कुमार कहते हैं सबको पता है। नहीं, ये बात आपको कैसे पता है? आपने देखा? कि हाँ जी मैंने देखा। आप झूठ बोल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को किसी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर होने के कारण उसे फंसाना चाहते हैं, इसीलिए इनसे कहा गया सजा उनको नहीं, सजा आपको होगी, क्योंकि आपने उन पर गलत आरोप लगाया है और आपको फांसी की सजा दी जाती है। इसको राजा नंद कुमार को। भाई इतना ज्यादा गलत किया इन अंग्रेजों ने कि यहां पर एलिजा इम्पे ने इसको मतलब बात सवाल जवाब करने की अपेक्षा सीधे इसी को फंसा दिया कि आप जो केस लगा रहे हैं वो दरअसल किसी को गलत केस लगा रहे हैं, इसी वजह से आपको फांसी होती है, और राजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुना दी जाती है। और राजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाने के कारण यह इतिहास में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसे न्यायिक हत्या कहा जाता है, और है भी न्यायिक हत्या, मर्डर कहा जाता है, द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन कॉलोनियल इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो हमारी इंडिया में जो फर्स्ट जुडिशियल जो वो मर्डर हुआ है, ये हमारा पहला माना जाता है, न्यायिक हत्या है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी बात और समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, इस एलिजा इम्पे ने इसको क्यों नहीं, मतलब इससे पूछताछ क्यों नहीं की, इसको क्यों नहीं कटघरे में बुलाया? रीजन क्या था? एलिजा इम्पे का दोस्त था वॉरेन हेस्टिंग। अब दोस्ती निभा दी इन्होंने, इसीलिए आज की डेट में आप देखते हैं कि न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग हैं, सेपरेशन है इनका। आर्टिकल नंबर 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 50 के तहत कि राज्य का एक दायित्व होगा कि वह जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखने की कोशिश करेगा। इसलिए आप देखते हैं जुडिशरी थोड़ा अलग रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहता है, क्योंकि एक दूसरे के मामले में देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करवाएगा और सीधे आगे भेज देगा। अब ये तय करना कि इसने गलत किया है या नहीं किया है, ऐसे में केवल तय करना जुडिशरी का काम है। ऐसे में उसकी बात नहीं पूछेगा कि आपको क्या लगता है साहब दरोगा जी, कि दरोगा जी को लगता है कि साहब इसी ने मर्डर किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बात मान करके यहां पर जजमेंट देंगे। तो ये सेपरेशन आर्टिकल नंबर 50 में है। आगे चल करके और चीजें समझेंगे। आपको मर्डर समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया है कि पहला न्यायिक हत्या क्या है, एलिजा इम्पे के द्वारा। एलिजा इम्पे की दोस्ती थी वॉरेन हेस्टिंग से, इसीलिए ये सारा केस। आगे समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। अब हम की पॉइंट्स जान लेते हैं कि आप बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो की पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे आपको पता है कि उस समय पर जब ये एक्ट आया तो पूछता है कि उस समय पर वहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री का नाम है लॉर्ड नाथ। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था ना कि इसमें भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, रिलायंस कंपनी अगर पाकिस्तान में, उसी तरीके से वहां पर सरकार किसकी थी? पीएम लॉर्ड नाथ, उन्हीं के समय पर आया। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोग शामिल, उनमें वहां की रानी भी थी। तो रानी ने कहा अपने राजा से कि साहब हमारी जो कंपनी है हम चाहते हैं कि केवल और केवल भारत के साथ यह कंपनी ही व्यापार करे, मतलब उस देश से कोई अन्य कंपनी यहां पर व्यापार करने भारत में ना जाए। जैसे हमारे साथ वो मसालों के व्यापार करते हैं, हमारे साथ चाय का व्यापार करते हैं, चाय लेके जाते हैं यहां से बेचते हैं, कॉटन लेके जाते हैं फिर वहां से कपड़े लाते हैं बना करके। इस तरीके का जो व्यापार होता है वहां ब्रिटेन से केवल और केवल वहां की कंपनी आए और कोई ना आए। इसको कहते हैं ट्रेड मोनोपोली। क्या बोलते हैं?
ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार। क्या बोलते हैं इसको? व्यापारिक एकाधिकार। ये ट्रेड मोनोपोली जो है, ऐसे में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए दे दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान के चलिए हमारी वही रिलायंस कंपनी, हम रिलायंस को फोकस करके चल रहे हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं रिलायंस कंपनी क्या है। रिलायंस कंपनी पाकिस्तान में जाती है व्यापार करने, और पाकिस्तान में हमारे भारत से कोई अन्य कंपनी नहीं जा सकती। यानी अगर भारत में भी समझ लें कि केबल और केबल, जैसे आप टेलीफोन मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो किसी के पास BSNL का सिम होगा, किसी के पास जियो का होगा, तो किसी के पास एयरटेल का, किसी के पास किसी अन्य का होगा, VI का होगा, वोडाफोन और ये सब का। तो ऐसे में अगर ये एक ही अधिकार कि कोई भी कंपनी एक ही, यानी जैसे रिलायंस कंपनी है जियो, सारी सिम जियो की होंगी, तो बताइए जियो को फायदा होता है कि नहीं? मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहता, ऐसे में मनमानी कर सकती थी वो, फायदा उसको बहुत हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली। तो वहां की जो ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 20 साल के लिए हमारे देश से व्यापार करने के लिए ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार मिला 20 साल के लिए, और कोई कंपनी नहीं आएगी वहां। अन्य देश से आ सकती है लेकिन ब्रिटेन से कोई नहीं आएगी, क्योंकि वहां की रानी और राजा ये सब लोग मिलकर के ऐसा एक्ट इन्होंने पास करवाया, इसमें ये प्रावधान है। तो की पॉइंट्स में आपको ये याद रखना है कि 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार इसको दिया गया है। जस्ट अ मिनट, 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया है। इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको चीजें हाँ जी। अब आपका स्क्रीनशॉट, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा सा और समझा दें आपको और क्या क्या इसमें की पॉइंट्स है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या किया गया? वॉरेन हेस्टिंग को पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है बंगाल का, ये आपको हमने बता दिया, ये दूसरा की पॉइंट है। तीसरा है कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे इलीजा इम्पे। आगे बढ़ते हैं। 14 है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने। अगर आपने इतने की पॉइंट्स याद रख लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही काफी है आपके लिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ही इसका काफी है। आगे बढ़ते हैं। लगभग हमने यहां पर सारी चीजें समझ ली हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, और यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप इस पर कमेंट करिएगा, हम आपको इसमें जवाब दे देंगे, यहां भी जवाब देंगे और आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताएंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ जाए। फिर भी यदि सवाल है तो आप इस पे कमेंट करिए। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगले नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएंगे आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने अगर हो सके तो अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, किसी पर भी इसको शेयर कर दीजिएगा। इस शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं कि मैं ये एक पीपीटी पावर पॉइंट पर खुद बनाता हूं और आपके लिए खुद से मेहनत करता हूं। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब लाइक वगैरह करिएगा। और साथ में आप हमसे YouTube के अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर के क्विज फॉर्म में हम डेली क्वेश्चन करवाते हैं, और जहां भी सर्च करेंगे @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह पर हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।